बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। राजस्थान पुलिस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, ये सोर्सेज हमारे जानकारी दे रहे हैं। डीजीपी यूआर साहू ले सकते हैं वीआरएस, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। यूआर साहू को बनाया जा सकता है आरपीएससी का चेयरमैन। डीजीपी की रेस में राजीव शर्मा का नाम सबसे आगे है। 1 से 2 दिन में ये बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में भी नामों का पैनल भेजा गया है। तो राजस्थान पुलिस में बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है, ये सोर्सेज कह रहे हैं। और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि डीजीपी यूआर साहू वीआरएस ले सकते हैं। यूआर साहू को आरपीएससी चेयरमैन बनाया जा सकता है। और डीजीपी की रेस में राजीव शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। और 1 से 2 दिन के भीतर ये बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। और फोन लाइन पर सहयोगी दीपक चावला इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, पूरी खबर बताएं। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के जो डीजीपी है उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि यूआर साहू का कार्यकाल बेहद अच्छा रहा है। कई उन्होंने बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, कई बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्होंने अच्छे से संभाला, लेकिन उनका समय अवधि जो है वो अब पूरा हो रहा है। तो ऐसे में अब जो है नया डीजीपी राजस्थान का बनाया जाना है, तो मान सकते हैं कि यूआर साहू जो है वो वीआरएस ले सकते हैं। आज या सूत्र बता रहे कि आज या कल में ये बड़ा बदलाव जो है वो हो सकता है। लेकिन उनकी जगह अब डीजीपी कौन बनाया जाएगा? डीजीपी उनके जगह जो रेस में है वो सबसे आगे संजय अग्रवाल है, राजीव शर्मा है। इसके साथ ही नया नाम जो आनंद श्रीवास्तव है, उनका नाम भी जो है वो चर्चाओं में है। हालांकि जो प्रबल जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि राजीव शर्मा को जो है राजस्थान का नया मुख्य डीजीपी बनाया जा सकता है। बाकायदा जो है वो पैनल जो है वो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पैनल जो है 6 नामों का वो दिल्ली भेजा जा चुका है। और उस पैनल में जो सबसे ज्यादा सीनियरिटी में होगा उसको डीजीपी बनाया जाएगा। या सरकार सरकार जिसका विश्वसनीय जो सरकार का होगा उनको भी यहाँ पर मौका दिया सकता है। इस हिसाब से जो है वो संजय अग्रवाल और राजीव शर्मा जो है वो प्रबल दावेदार जो है माने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो यूआर साहू है उनको आरपीएससी चेयरमैन जो है वो भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, क्योंकि आरपीएससी एक महत्वपूर्ण पद है। वहां पर लगातार जो है हमने देखा कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह से पेपर लीक हो रहे थे, तो वहां पर एक ईमानदार, एक निष्पक्ष और एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति को जो है वो चेयरमैन बनाया जाना है। तो ऐसे में उसके लिए यूआर साहू जो एकदम फिट है मौजूदा दौर में, वो डीजीपी है। तो ये भी मान के चल रहे हैं कि जब वो वीआरएस लेंगे तो उनको आरपीएससी की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर दी जा सकती है, या फिर पुलिस अकेडमी जो है उसकी भी उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही राजीव शर्मा या फिर संजय अग्रवाल को यहाँ पर जो है नया डीजीपी बनाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि कब उनका वीआरएस जो है वो मंजूर होगा और कब राजस्थान को नया मुखिया मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चैलेंज, क्योंकि जिस तरह से गैंगस्टर के मामले बढ़ रहे हैं, एक्सटॉर्शन के मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बड़े बड़े इवेंट यहाँ राजस्थान में थे, तो ऐसे में किसी मेहनती और किसी दमदार आईपीएस को यहाँ पर राजस्थान का नया मुखिया बनाया जाएगा। हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि संजय अग्रवाल या फिर राजीव शर्मा ही जो है उनमें से कोई एक हो सकते हैं। और आनंद श्रीवास्तव का नाम भी जो है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि हमने देखा था कांग्रेस पार्टी की सरकार जब रही और बीजेपी की सरकार अब है, आरपीएससी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। और ऐसे में इसीलिए इसे एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है कि नया यहाँ पर आरपीएससी का चेयरमैन यूआर साहू को बनाया जा सकता है। दीपक, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, यूआर साहू एक हार्ड वर्किंग जो है आईपीएस और रहे हैं। डीजीपी का कार्यकाल मैंने कहा कि उनका बेहद शानदार रहा है। कई बड़े गैंगस्टरों को उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचाए हैं और एसओजी में लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, और लगातार जो है पेपर लीक के जो आरोपी हुए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो इसीलिए उनको यही दोबारा जो है वो मौका दिया जा सकता है, क्योंकि समय जो है वो डीजीपी का एक निश्चित होता है, तो समय उनका जो है वो पूरा हो रहा है। तो ऐसे में अब नया जो डीजीपी है वो बनना है। लेकिन यूआर साहू को जो है आरपीएससी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका नाम जो है वो टॉप पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरपीएससी में देखा गया था कि इससे पहले सब इंस्पेक्टर, आरएएस और बहुत सारे पेपर जो है वो लीक हुए थे। बीजेपी सरकार की मंशा, मैनिफेस्टो यही है कि बिल्कुल भी 1% भी पेपर लीक ना हो और राजस्थान के युवाओं को एक बेहतर एग्जाम दे सके। तो उस हिसाब से जो है दीपक, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। ये बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, शकूर खान मामले से जुड़ी हुई है। शकूर खान को आज कोर्ट में पेश किया जाना है, स्पेशल कोर्ट में। सीआईडी इंटेलिजेंस पेश करेगी शकूर खान को। रिमांड अवधि समाप्त यहां पर हो रही है। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और पुलिस सुरक्षा के बीच शकूर खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में सीआईडी इंटेलिजेंस पेश करेगी शकूर खान को। सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ
इसी पर ज्यादा अपडेट लिए लाइव मौजूद हैं। दीपक, आपके पास आते हुए 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, रिमांड खत्म हो चुकी है और सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम पेश करेगी स्पेशल कोर्ट पर शकूर खान को। क्या इनपुट अब तक सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम के हाथ लगे हैं जो कोर्ट के सामने रखे जाएंगे? सोर्सेज क्या कह रहे हैं आपके? देखिए बिल्कुल शकूर खान की जो रिमांड अवधि है वो समाप्त हो गई है, तो ऐसे में दोबारा से शकूर खान को जो है वो रिमांड पर लिया जा सकता है। शकूर खान से बहुत हद तक जो है वो पूछताछ वो हो चुकी है। उसने बताया कि वो हर 2 साल में पाकिस्तान जाता था और लगभग 7 बार अब तक जो है वो पाकिस्तान जा चुका था। हालांकि एक बड़ी बात यह कि उसका पासपोर्ट जो है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इसके साथ ही और भी कई सारे सबूत जो है वो अभी और जुटाने बाकी है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि सीआईडी इंटेलिजेंस एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में रिमांड मांग सकती है। अब कोर्ट उनको कितने दिन का रिमांड देगा वो एक देखना जो है दिलचस्प होगा। इसके साथ ही शकूर खान के जो साथी है, सहयोगी है, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में जो है जिससे वो संपर्क में था, वो पाकिस्तान जाता था, उनसे बातचीत भी करता था। तो अभी और भी इस तरह से जो है जासूस या यूं कहे कि शकूर खान के सहयोगी अभी भी जो है वो बाकी है, तो उनको भी गिरफ्तार करना बाकी है। तो ऐसे में शकूर खान से पूछताछ होगी, सख्ती से पूछताछ होगी, तो और उसके लिए कितने आज दिन की उसको कोर्ट में रिमांड पेश किया। मांगी जा सकती है? देखिए बिल्कुल 5 दिन से 7 दिन की रिमांड जो है वो सीआईडी इंटेलिजेंस दोबारा से मांग सकती है। हालांकि 10:30 बजे और 11:45 का जो समय है सीआईडी इंटेलिजेंस उन्हें सेशन कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहेगा, कोर्ट कितने दिन की रिमांड देगी वो देखना होगा। लेकिन 5 से 7 दिन की रिमांड जो है वो और ज्यादा जो है वो मानी जा सकती है। और सीआईडी इंटेलिजेंस ये भी कही कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी पूछताछ अभी बाकी है। अभी शकूर खान के और भी कई सारे सहयोगी है, उनको पकड़ना जाना है, सबूत एकत्रित करने हैं। क्योंकि शकूर खान अकेला नहीं है जो है जासूसी कर रहा था। शकूर खान का एक लंबा चौड़ा नेटवर्क जो है वो यहाँ पर जो है जैसलमेर में है। लगभग आधा दर्जन संदिग्ध से पहले ही सीआईडी इंटेलिजेंस पूछताछ कर चुकी है। अब उनमें से भी गिरफ्तारी होना बाकी है। उनके खिलाफ भी सबूत जो है सीआईडी इंटेलिजेंस एकत्रित कर रही है, उनको भी पकड़ा जा सकता है। तो इस लिहाज से आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उनकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना यहाँ पर बनी और हुई कई है। बड़े नाम सामने आ सकते हैं और पूछताछ क्योंकि ये लंबी चलने वाली है, इसी को लेकर ये रिमांड जो है सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम मांग सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए वो पूर्व में जो कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं, सालेह मोहम्मद उनके पीए भी रहे हैं। हालांकि उनका अभी तक डायरेक्टली इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछताछ जो है सीआईडी इंटेलिजेंस हर एंगल से करती है। उनके शकूर खान का जो सहयोगी है, इनके जो रिलेटिव है, शकूर खान का जो रिलेटिव है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इनके सहयोगी है, तो उन सबसे जो है वो पूछताछ की जानी है। लंबे समय से जासूसी कर रहा था, जाकर अब तक पता चला है कि ये जाकर ही पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का आर्मी एक अफसर है कराची में, उसको जाकर ही ये जो है मिलकर जो है वो सूचनाएं देता था और उससे पहले सूचनाएं अपने मोबाइल में एकत्रित कर लेता था और उसके बाद डाटा जो है वहां पर देकर आता था। तो ऐसे कई सारे जो बातचीत है वो अभी होना बाकी है। वो आर्मी अफसर कौन है, उसका नाम क्या है और किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार न सिर्फ शकूर खान बल्कि शकूर खान के जैसे और भी ठीक कई है। सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनको पाकिस्तान आर्मी टारगेट करती है, उनको या तो हनी ट्रैप में फंसाती है या उन्हें पैसों का लालच देती है। तो वो और भी लोग हो सकते हैं। तो शकूर खान से पूछताछ करेंगे, इसके सहयोगी कौन है उन तक भी सीआईडी इंटेलिजेंस पहुंचाना जाएगी। इस लिहाज से आज इनको जो है कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लिया जा सकता है। ठीक है, नजर आप बनाए रखेगा दीपक चावला, अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी आगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और इस बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही, हाईवे पर जो गाड़ी है वो धू धू कर जली है। वायर में स्पार्किंग के चलते ये घटना सामने आई है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। अजमेर जयपुर हाईवे पालरा तिराहे पर जयपुर की तरफ सुबह एक गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई, आग की लपटों से घिर गई। ये देखिए तस्वीर आपके सामने उस वक्त की है ये जब ये घटना सामने आई। देखते देखते ये आग पूरी तरह से फैल गई, यहाँ गाड़ी पूरी तरह जल गई। गनीमत तो ये रही कि ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी साइड में रोकी, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाड़ी खाक हो चुकी थी। फायरमैन बता रहे हैं कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने से कुछ देर के लिए ट्रैफिक प्रभावित हुआ था। और सहयोगी पवन इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, कैसे लगी ये आगे? जी बिल्कुल, देखिए सोमवार सुबह की ये घटना है जहां पर अजमेर के जयपुर हाईवे पर ये बड़ा हादसा होते होते टल गया।
सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक आग पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। दुकान मालिक और दमकल कर्मियों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है और आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और आग ने कुछ ही मिनटों में जो आग की वजह से कार है वो पूरी जलकर राख हो गई। और जो कार मालिक है राहुल, उसका कहना है कि उसने तुरंत कार में से धुआं उठते देखा और वह कार से बाहर निकल गया और कार में आग लग गई। और कार मालिक का ये भी कहना है कि कार 2014 की मॉडल की कार है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगना बताया जा रहा है। जी ठीक है पवन, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। ये बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच बीकानेर के खाजूवाला का रुख करेंगे। यहाँ से बड़ी खबर है, पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं। परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया है, एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया है। केवाईडी, बीडी, केजेडी और अजमेर से बड़ी खबर जान लीजिए। दुकान में घुसकर दिन दहाड़े जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने सरियों और कुर्सियों से मारपीट की है। हमले में पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुरानी रंजिश के चलते ये वारदात सामने आई है। अजमेर के किशनगढ़ के मदनगंज क्षेत्र में ये सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर एक पिता और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी खबर जान लेते हैं, सहयोगी पवन लगातार बने हुए हैं। पवन, क्या है पूरी मामला ये? जी बिल्कुल, देखिए किशनगढ़ के मदनगंज क्षेत्र की ये सनसनीखेज घटना है, जहां पर अशोक सोनगरा और उनके पुत्र राघवेंद्र सोनगरा पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है पूर्व में पारिवारिक रंजिश के चलते ये घटना अंजाम दी गई है और घटना में सोनगरा जो स्कूल बैग की दुकान पर ये घटना हुई है, जब विष्णु सोनगरा अपने पुत्र दो बेटे ललित और गौरव सोनगरा के साथ लोहे के सरियों के साथ लैस होकर दुकान पहुंचे और गाली गलौज करते हुए अशोक सोनगरा पर हमला कर दिया। और लड़ाई झगड़े की जो शोर शराबे सुनकर उनका पुत्र राघवेंद्र नीचे आया और हमलावरों ने उस पर भी लोहे की रॉड और कुर्सियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये घटना पूरी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और यहाँ पर पीड़ितों ने बताया है कि हमला पूर्व नियोजित था और हमलावरों ने खुलेआम कहा कि उनकी पहुंच ऊपर तक है, पुलिस कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ सकती। हमले के बाद आरोपियों ने पीड़ित के घर पहुंचकर पत्नी और पुत्र वधू को भी जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल अशोक सोनगरा ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। ठीक है पवन अटारिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर के बाद रुख करेंगे बीकानेर का खाजूवाला से। बड़ी खबर आप जान लीजिए, पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं और इन परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय पर। इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। केवाईडी, बीडी, केजेडी नहरों के किसान परेशान हैं। अधिशासी अभियंता पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। परेशान किसानों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। बीकानेर के खाजूवाला के अनूपगढ़ शाखा नहर के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने से किसान परेशान हैं। इसको लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है और जानकारी ये है कि पानी के लिए अनूपगढ़ शाखा की केवाईडी, बीडी और केजेडी समेत अन्य नहरों के किसान परेशान हैं। कह रहे हैं कि अंतिम छोर तक सिंचाई के लिए नहीं बल्कि पेयजल भी नहीं पहुंच रहा है। कल तक यदि अंतिम छोर तक पूरा पानी नहीं पहुंचा तो किसान केवाईडी आरडी 145 पर धरने पर बैठ जाएंगे। जो 5/6/25 को शुरू हुआ था, 8/6/25 को सुबह अंतिम छोर पर नाममात्र पानी पहुंचा। इसको लेकर हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। सिंचाई विभाग एक ही रटा जवाब दे रहा है कि पीछे से पानी कम है, जबकि रेगुलेशन का मुख्य बनता यह कह रहे मैंने 2600 छोड़ दिया, आप चेक कर लो इसको, इससे मैं ज्यादा पानी दे नहीं सकता। सिंचाई विभाग की हठधर्मिता है कि किसान अंतिम छोर के किसानों को मारा जा रहा है। 6 महीने बाद पानी आया, करोड़ों रुपए नहर पर लगे हैं। ना तो सत्ता पक्ष का विधायक बोल रहा है ना विपक्ष का बोल रहा है। बड़ी यह एक विडंबना है हमारी कि आज सत्ता और विपक्ष दोनों ही मौन है। 3 दिन पानी आने को हो गया है और आज तक वो मौन है। यदि हमारा कल तक पानी नहीं हुआ तो हम 145 आड़ी पर धरना देंगे। वहां आत्मदाह की चेतावनी प्रशासन को दे दिया है। इससे तो मरना अच्छा है। समस्या साहब मरने की है किसानों के सामने। पीने वाला पेयजल नहीं पहुंच रहा है,
चाहे सिंचाई विभाग से बात कर लो, चाहे किसी विभाग से बात कर लो, कोई संतोष जवाब इनके पास है नहीं। एमएलए साहब वो फोन करते हैं, वो फोन उठाते नहीं है। अब मरने के सिवाय किसान के पास कोई चारा नहीं हो। आप मांग क्या करते हैं? मांग हम ये करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी को पूरा पानी दिया जाए और जो नहर में कमी है उसको सुधारा जाए। और सहयोगी नासिर इस वक्त मेरे साथ इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। नासिर, क्या कह रहे हैं तमाम किसान जो कह रहे हैं कि दिक्कतें सामने आ रही हैं, पानी को लेकर दिक्कतें हैं, बिजली को लेकर दिक्कतें हैं, अब किस रूप में मामला आगे बढ़ रहा है? जी मणि, हम आपको ये बताएं कि बीकानेर इलाके के, पूरे बीकानेर संभाग के किसान जो है पानी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। कई महीनों से उनका आंदोलन चल रहा है, धरने प्रदर्शन वो कर रहे हैं, कई ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब हालात ये है कि ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका जरखेज इलाका है, खेतों का, मुरब्बों का इलाका है, किसानी का इलाका है, लेकिन वहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँच रहा है। हालात अब यहाँ हो गए कि सिंचाई के लिए तो पानी है ही नहीं, अब पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से खेत सूखे रह जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। तो किसानों का कहना है कि हम क्या करें, हमारा जो काम काज है वो सारा खेती पे डिपेंड करता है और पानी नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी। तो इस बात को लेकर कई महीनों से वो आंदोलन चला रहे हैं। अब तो किसानों का ये कहना है कि अब भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हमारे पास आत्मदाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। जी मणि। ठीक है, शुक्रिया आपका नासिर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे आरएएस परीक्षा की। तो इस परीक्षा को लेकर सड़क पर आंदोलन चल रहा है, तो वहीं विधानसभा में नेता भी इस बात की गंभीरता को समझकर इस मुद्दे पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या आरएएस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकेगी? एक रिपोर्ट। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर चलने वाला प्रदर्शन अब भी जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 की तारीख स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन में 2 महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी के लक्षण हैं। बावजूद इसके वो आंदोलन स्थल पर डटी हुई हैं। आरएएस मेंस परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर चल रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है और भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत भी इस बीच बिगड़ी है। कल ही 2 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन फिर भी ये आंदोलनकारी जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं उनके हौसले कम नहीं हुए हैं। वे अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। कल इन्होंने बड़ा मशाल जुलूस भी निकाला और उसके बाद लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन में महिला अभ्यर्थियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों की भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। मांगों पर आर पार 17-18 जून को आरएएस मुख्य परीक्षा होनी है। तारीख बढ़ाने के साफ संकेत नहीं मिले हैं। तारीख आगे नहीं बढ़ाने पर बहिष्कार किया जाएगा। आरपीएससी और सरकार के सामने बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। यूनिवर्सिटी के गेट पर भूख हड़ताल जारी है। प्रशासन की अनदेखी पर अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली आरएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम अभी तक तय नहीं हुआ। इस कारण बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी इस बार परीक्षा दे रहे हैं जो पिछले परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि कई विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में चयनित हो सकते हैं, जिससे कुछ अन्य विद्यार्थियों की सीट खराब हो सकती है। इसीलिए उनकी प्रमुख मांग है कि परीक्षा की तारीख कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही वो आरपीएससी से एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य की परीक्षाओं को लेकर स्पष्टता रह सके। भूख हड़ताल पर आरएएस अभ्यर्थी, ये है मामला। पिछली परीक्षा के रिजल्ट नहीं हुआ जारी, छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट में कई छात्र सिलेक्ट होंगे। अभी परीक्षा हुई तो सीटें खराब होंगी। 3 महीने परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। आरपीएससी परीक्षा का कैलेंडर जारी हो। कैलेंडर से आगे की तारीख साफ रहेगी। 17-18 जून को मुख्य परीक्षा है। परीक्षा नहीं टली तो छात्र बहिष्कार करेंगे। वहीं अभ्यर्थियों के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री हीरालाल नागर, किरोड़ी लाल मीणा समेत करीब 40 विधायक मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं, जो ये दिखाता है कि छात्रों की मांगों को राजनीतिक स्तर पर भी गंभीरता से लिया जा रहा है, जिससे सरकार पर परीक्षा की तारीख बढ़ाने का दबाव
बढ़ाया जा सके। आप लोग पिछले साल भी आंदोलन पर थे, इस साल फिर से तस्वीर वैसी की वैसी है, मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की। हर बार आप लोगों को इस तरह के आंदोलन करने की नौबत क्यों आती है? देखिए, कभी ना कभी साल बदलते हैं, विषय बदलते हैं, लेकिन अगर आप 2012 से देखेंगे लगातार मुख्य परीक्षा से पहले कोई ना कोई आंदोलन होता आया है। तो सरकार को या संस्था को इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस बारे में मंथन चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या कमियां रह रही हैं, क्या लूप होल्स हैं पूरी व्यवस्था के अंदर कि हर बार छात्र को अपनी पढ़ाई छोड़ करके सड़क पर बैठना पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक नियमित कैलेंडर जारी हो, जिस प्रकार यूपीएससी में कैलेंडर जारी होता है और हर बार वहाँ यूपीएससी के छात्र को किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का असंतोष नहीं रहता। उसको एक विश्वास रहता है कि मैं 5 साल में 5 बार एग्जाम दूंगा और इतनी तारीख को प्री है, इतनी तारीख को मेन से लगभग 400 साढ़े 400 दिन पहले। कि अगर आज आप लोगों को आश्वासन जो आप लोगों को दिया गया कि आज कुछ फैसला आप लोगों के हक में हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या आप लोग परीक्षा देंगे, नहीं देंगे? हम जब तक हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो सरकार से हमने वाजिब मांगे रखी है और उस पर हमें विश्वास है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है वो एक प्रखरता से चल रहा है और ये आंदोलन, आपको उम्मीद है कि आपको आज सफलता मिल जाएगी? बेशक हमें पूरी उम्मीद है कि उम्मीद है। और ये तस्वीरें यहाँ पर जो हैं अलग अलग विधायकों ने खास तौर पे जो चिट्ठी लिखी है उसको फ्लेक्स के रूप में इन्होंने प्रिंट आउट करा करके रखा है। आज इनको इस बात की उम्मीद है कि इनकी मांग मान ली जाएगी और जो परीक्षा की तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आरपीएससी आखिर यूपीएससी के तर्ज पे जब बार बार कैलेंडर जारी करने का दावा करती है तो उसमें परेशानी क्या है, क्यों बार बार इन सभी अभ्यर्थियों को इस जगह पे धरने पर बैठना पड़ता है। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो टाइगर अटैक में एक और व्यक्ति के जान गंवाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सुरक्षा की मांग को लेकर सुबह से ये लोग धरना दे रहे हैं और ये प्रदर्शन आज भी जारी है। ग्रामीणों ने 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं और इसी मांग को लेकर वन विभाग को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। ग्रामीणों ने पुरानी समिति को भंग कर बाघ समस्या के समाधान पर सलाह देने के लिए नई समिति गठित करने की मांग की है। इस पर सहमति जताई जा सकती है। और बड़ी खबर जयपुर से, राजस्थान पुलिस में बदलाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। यूआर साहू की आरपीएससी चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की गई, ये बड़ी खबर है। हालांकि सोर्सेज हमारे जानकारी यही दे रहे थे कि यूआर साहू आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए जा सकते हैं और बड़ी खबर, नियुक्ति मिल गई है, नियुक्ति की गई है यूआर साहू की आरपीएससी चेयरमैन के पद पर। राज्यपाल ने यह आदेश जारी किए हैं। इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, आरपीएससी के नए चेयरमैन यूआर साहू? बिल्कुल, उत्कल रंजन साहू जो हैं राजस्थान पुलिस के वर्तमान डीजीपी अब आरपीएससी के चेयरमैन होंगे और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि राजस्थान में आरपीएससी के चेयरमैन का पद जब खाली हुआ था संजय श्रोत्रिय के जाने के बाद से, तब से ये बात उठ रही थी कि क्यों ना एक जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाया जाए। अशोक गहलोत ने भी 2 दिन पहले इस मामले को उठाया था। लगातार युवा अलग अलग मुद्दों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी चाह रहे थे कि भर्तियों का जो कैलेंडर है उसे अगर सरकार समय पर लागू करना चाहती है तो इस महत्वपूर्ण पद को खाली क्यों रखा गया है। और फाइनली ये जो नाम सामने आया, जिनकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे कि यूआर साहू को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, राज्यपाल ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और इस नियुक्ति के बाद अब साहू जो है प्रदेश में अगले आरपीएससी के चेयरमैन होंगे और डीजीपी का पद खाली होने के बाद अब सबकी नजरें इस बात को लेकर टिकी हैं कि डीजीपी अगला कौन होगा, किसको पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर और उन तमाम युवाओं के लिए भी अच्छी खबर जो चाह रहे थे कि आरपीएससी का ढांचा बेहतर हो। एक ऐसे अधिकारी की वहां पर नियुक्ति की गई है, खासतौर पे उत्कल रंजन साहू, जिस तरह से उनकी पुलिस डिपार्टमेंट में छवि है, इमेज है, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जो जाने जाते हैं और हार्डकोर टास्क मास्टर हैं, बेहतरीन पुलिसिंग रही है उनकी लंबे समय से। और डीजीपी का पद जब से उन्होंने संभाला था, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में जिनको बेहतर करने का उन्होंने काम किया और अब उम्मीद उनसे यही की जा रही है कि चुनौतियां क्या है सुशांत? जी मनी, चुनौतियां क्या हैं अब?
देखिए, चुनौतियां तो सबसे बड़ी जो है आरपीएससी के ढांचे को ठीक करना है मनी, क्योंकि बहुत सवालों के घेरे में रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक, परीक्षाओं के मामले में आरपीएससी के मेंबर पकड़े गए, तो पूरे सिस्टम को ठीक करना, उसे दुरुस्त करना, नए सिरे से उसे बनाना, फिर से वही साख भरोसा कायम करना जो जिसकी पहचान आरपीएससी की जो हुआ करती थी, पिछले कुछ सालों में उस इमेज को धक्का लगा है। जिस तरीके से युवाओं के बातचीत में भी हम देखें तो आरपीएससी को लेकर अब नेगेटिव चर्चा होती है, उसे पॉजिटिव कैसे बदला जाए। राजस्थान सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं कि पूरा कैलेंडर जारी हो, समय पे भर्तियां, और भर्तियों से ज्यादा जरूरी बात ये कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, उस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को जिम्मेदारी देना, पुलिस महानिदेशक को जिम्मेदारी देने के पीछे मकसद राजस्थान सरकार का यही है। हालांकि इससे पहले भी एक जो है हमने देखा, पुलिस ऑफिसर को, संजय श्रोत्रिय को राजस्थान पिछली गहलोत सरकार में जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उस वक्त जिस तरह से उम्मीद थी वैसा काम संजय श्रोत्रिय नहीं कर पाए थे। लेकिन अब उम्मीदें हैं, यूआर साहू एक आला अफसर, बेहतरीन अधिकारी रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो पूरे सिस्टम को ठीक करेंगे। सुशांत, मैं चाहूंगी एक बार आप ब्रीफ करें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य उत्कल रंजन साहू ने किए जिसके आधार पर उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, उत्कल रंजन साहू के पूरे कार्यकाल को हम देखें, पुलिसिंग को, तो बहुत शांत, धीर गंभीर अधिकारी के रूप में उनकी पहचान है। डेड ऑनेस्ट अधिकारी वो हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट को वो जब से लीड उन्होंने शुरू किया, वो सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत बड़े बदलावों की कभी भी पक्षधर नहीं रहे। वो चाहते थे कि छोटी छोटी चीजों को कैसे ठीक किया जाए पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस कर्मियों का व्यवहार हो, थानों का सिस्टम हो, जो नई चुनौती पुलिस के समक्ष है, साइबर क्राइम। ठीक है सुशांत, वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका। और इसी महत्वपूर्ण खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।